नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 माह तक पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। दोस्तों कौन सा राज्य जिसने अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा असम राज्य ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है जहां पे आसपा एक्ट लगा दिया गया है। याद रखिएगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया गया है। तो किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में। अगर डिटेल में बात करें तो दोस्तों असम राज्य सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। याद रखिएगा कहाँ पे? तो असम सरकार के द्वारा असम राज्य में लगाया गया है। दोस्तों अगर बात करें असम की तो असम की कैपिटल दिसपुर हो जाती है और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों असम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी जी ये असम के राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में। और टोटल जिलों की बात करें तो दोस्तों टोटल जिले असम में कितने हो जाते हैं? टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे नवीनतम 34वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप सब लोग जरूर बताइएगा। विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल 126 सीटें हो जाती है असम में। राज्यसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों 7 सीटें हो जाती हैं असम राज्य में राज्यसभा की। और लोकसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों टोटल 14 सीटें हो जाती हैं। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों इसमें हम पूरा असम राज्य को डिटेल में कवर कर लेंगे जिसमें आपको अलग से असम स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। आज दोस्तों बात करें राजकीय पशु की तो एक सींग वाला गेंडा ये असम का राजकीय पशु हो जाता है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो डक दोस्तों वाइट विंग डक ये असम की राजकीय पक्षी हो जाती है। राजकीय फूल की बात करें तो ऑर्किड दोस्तों ये ऑर्किड राजकीय फूल हो जाता है असम राज्य का। और राजकीय पेड़ होलोंग ट्री। याद रखिएगा। राजकीय नृत्य की बात करें तो बिहू असम का राजकीय नृत्य हो जाता है। दोस्तों और डिटेल में बात करें नेशनल पार्कों की असम की या फोक डांसों की तो नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों दिहंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये सभी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ के हो जाते हैं? तो याद रखिएगा ये 7 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम राज्य के हो जाते हैं। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो दोस्तों याद रखिएगा असम राज्य में हो जाता है। या रायमोना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, औरंग और डिब्रू सैखोवा ये सभी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम राज्य के हो जाते हैं। अगर फोक डांसों की बात करें तो दोस्तों बिहू, घूमर, सतरिया दोस्तों सतरिया ये शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। याद रखिएगा सतरिया दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो असम राज्य का हो जाता है। और फोक डांसों की बात करें तो दोस्तों बिहू, घूमर ये सभी फोक डांस हो जाते हैं असम राज्य के। दोस्तों ये सभी पॉइंटों को कायदे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया है और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में क्वाड लीडर की वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा लिया है और इसमें से क्वाड देश का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो दोस्तों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये सभी देश क्वाड देशों के हिस्सा हो जाते हैं और ईरान दोस्तों क्वाड का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा ईरान क्वाड का हिस्सा नहीं। और दोस्तों अब क्वाड की बात करें तो आइए डिटेल में जानते हैं क्वाड के बारे में। अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो क्वाड की स्टैब्लिशमेंट दोस्तों 2007 में हुई। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसकी सिफारिश पर क्वाड की स्थापना की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसकी सिफारिश पर क्वाड की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाते हैं शिंजो आबे जी, इन्हीं की पहल थी जिसमें क्वाड की स्थापना की गई 2007 में। याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें टोटल देशों की बात करें जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सभी देश इसमें क्वाड में शामिल हो जाते हैं। अगर जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि जापान की कैपिटल, दोस्तों याद रखिएगा जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाती है। अगर मुद्रा की बात करें तो येन और प्रधानमंत्री फोमियो किस्दा हो जाते हैं। दोस्तों क्वाड में ये प्रमुख के रूप में शामिल होते हैं। अगर बात करें भारत की तो भारत भी क्वाड का हिस्सा है। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। याद रखिएगा मुद्रा रुपया चलता है भारत में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का हिस्सा है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल कैनबरा हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है, मुद्रा डॉलर हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और दोस्तों अमेरिका भी क्वाड देशों का हिस्सा है। अगर अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी
इसकी कैपिटल हो जाती है मुद्रा डॉलर। प्रधानमंत्री जो बाइडन, याद रखिएगा अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है, तो जो बाइडन। और दोस्तों क्वाड की बात करें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो दोस्तों पहली बार 2019 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। दोस्तों क्वाड का गठन 2007 में हो गया था, लेकिन ये इनएक्टिव थी और फिर ये 2017 में एक्टिव हुई। याद रखिएगा 2017 में ये क्वाड एक्टिव हुई। 2007 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन तब से ये दोस्तों इतना एक्टिव नहीं थी। फिर 2007 में ये एक्टिव हुई क्वाड। अगर बात करें इसकी पहली विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी दोस्तों, जब 2007 में एक्टिव हुई तब पहली बार 2019 में इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। दोस्तों इसमें क्वाड में विदेश मंत्री जाके हिस्सा लेते थे, याद रखिएगा बैठक हुई। और दोस्तों 2019 में कहाँ पर बैठक हुई क्वाड की, दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये न्यूयॉर्क में हुई। और ये दोस्तों पहली विदेश मंत्रियों की बैठक थी, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें 2020 की, तो 2020 में टोक्यो में हुई और 2021 में दोस्तों वर्चुअल मीटिंग हुई। याद रखिएगा ये 19 और 20 और 21 में जब ये क्वाड एक्टिव हुआ तो दोस्तों इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, याद रखिएगा ये भी। तो 2019 की कहाँ पे हुई पहली बैठक, तो न्यूयॉर्क में। अगर 2020 की बात की तो दोस्तों ये टोक्यो में हुई थी। और 2021 वाली दोस्तों वर्चुअल मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें से पहली बार फिर कब से प्रमुख लोगों की मीटिंग हुई, तो दोस्तों मार्च 2021 में पहली बार अमेरिका में वर्चुअल समिति की मेजबानी की थी, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों इन क्वाड देशों के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है क्वाड देशों में पहली बार प्रधानमंत्रियों का हिस्सा कब लिया, किस समिति में, दोस्तों याद रखिएगा मार्च 2021 से पहली बार अमेरिका में हुई थी। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे, तो 2021 में पहली बार अमेरिका में, वो भी दोस्तों वर्चुअल समिट की मेजबानी की थी अमेरिका ने। और दोस्तों अमेरिका ने 24 सितंबर 2021 को पहली इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी की थी, ये भी याद रखिएगा। ये दोस्तों वर्चुअल समिति थी और इन पर्सन समिति कब हुई, दोस्तों 24 सितंबर 2021 को। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले पॉइंट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम जिसे अपनी ग्रामीण ग्राहकों के लिए किस ऑटो कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर दोस्तों बात करें ये किस ऑटो कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम, दोस्तों ये टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा टाटा मोटर्स के द्वारा अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम को लॉन्च किया गया। जैसे दोस्तों सभी मोटर्स कंपनियों के एक शोरूम फिक्स होते हैं कि इस स्थान पर होते हैं, लेकिन ये एक मोबाइल कार शोरूम की तरफ है, टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे, एक अनुभव कार मोबाइल कार शोरूम को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। अगर बात करें भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। दोस्तों याद रखिएगा ये आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखित जरीन और नीतू ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। दोस्तों याद रखिएगा निखित जरीन और नीतू ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है और किस टूर्नामेंट में, दोस्तों ये भी याद रखिएगा स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। तो दोस्तों इन दोनों लोगों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगर डिटेल में बात करें दोस्तों तो निखित जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में और नीतू ने 48 किलोग्राम वर्ग में। ये भी याद रखिएगा दोस्तों आपके एग्जाम में वर्ग किस वर्ग में तो दोस्तों पूछा जाता है। तो याद रखिएगा निखित जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में और नीतू ने 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। दोस्तों इसका आयोजन की बात करें तो ये बुल्गारिया के सोफिया में इसका आयोजन किया जा रहा था, याद रखिएगा ये भी। अगर आपसे एग्जाम पूछता है कौन सा सत्र का आयोजन किया गया है 2022 में, तो दोस्तों 73वें सत्र का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। और कहाँ पे किया गया तो दोस्तों बुल्गारिया के सोफिया में, याद रखिएगा ये सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में हेरत महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। और दोस्तों बात करें हेरत महोत्सव की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में हेरत महोत्सव का आयोजन किया गया है। और बात करें इस महोत्सव की डिटेल में तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, सभी को ध्यान से देखिएगा। और बात करें जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है, दोस्तों ये भी याद रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख मुख्य त्यौहार है। और यह त्यौहार दोस्तों भगवान शिव और देवी उमा यानी पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। दोस्तों ये याद रखिएगा ये महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और ये भगवान शिव और देवी उमा पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। ये जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों द्वारा भी मनाया जाता है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। और दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर हो जाती है और जम्मू भी। दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की कैपिटल और श्रीनगर और जम्मू दोनों है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि विंटर कैपिटल कौन सी और समर कैपिटल, तो दोस्तों जम्मू विंटर कैपिटल हो जाती है
और श्रीनगर दोस्तों समर कैपिटल है। याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी जम्मू की, जम्मू और कश्मीर की दोस्तों श्रीनगर हो जाती है। और शीतकालीन तो दोस्तों जम्मू हो जाती है। और दोस्तों उपराज्यपाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हो जाते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के और त्योहारों की बात करें, कौन कौन से त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, तो दोस्त मोचे, हेमिस महोत्सव, कंचोट उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, स्पुतिक गेस्टोर, हर नवमी, चारी, बहु मेला, ये सभी महोत्सव दोस्तों कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर के हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये महोत्सव हो जाते हैं। ये सभी महोत्सव में कोई ना कोई एक दो महोत्सव आपके एग्जाम में पूछे जरूर जा सकते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सभी महोत्सव को। अब दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो दोस्तों स्पेशल एक्ट के तहत ये, जो कि आर्टिकल 370 के तहत ये स्पेशल एक राज्य का दर्जा था, फिर उसे हटा के 370 को हटा के दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया जम्मू कश्मीर में, तो दोस्तों याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंतिम गवर्नर कौन थे और अंतिम सीएम कौन थे, दोस्तों ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा अंतिम गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर के, तो सत्यपाल मलिक, याद रखिएगा सत्यपाल मलिक अंतिम गवर्नर हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के। अंतिम सीएम कौन थे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा। दोस्तों विधानसभा की सीटों की बात करेगा जम्मू कश्मीर में, तो विधानसभा की दोस्तों टोटल 114 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की दोस्तों टोटल 4 सीटें हो जाती हैं। और लोकसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हो जाती है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा इन सभी को पॉइंटों को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अब बात करें भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन की, दोस्तों ये आगरा में किया जाएगा, याद रखिएगा कहाँ पे किया जाएगा, तो दोस्तों आगरा में किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले कुछ डिटेल की बात करें दोस्तों, तो भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। दोस्तों ये 19वां संस्करण है भारत और अमेरिका की सैन्य सहयोग समूह का, तो दोस्तों ये आगरा में किया जाएगा उत्तर प्रदेश के। और बात करें अध्यक्षता की, किसके द्वारा, भारत की तरफ से अध्यक्षता की जाएगी और अमेरिका की तरफ से, दोस्तों भारत की तरफ से अध्यक्षता एयर मार्शल BR कृष्णा जी और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, याद रखिएगा। दोस्तों ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, तो दोस्तों एयर मार्शल BR कृष्णा जी के। और अमेरिका की तरफ से किसके द्वारा, तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी सेंक्लेंका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हरित ऊर्जा लक्ष्यों के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और हरित ऊर्जा संरक्षण लक्ष्यों के लिए दोस्तों ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किसके साथ, दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा हरित ऊर्जा लक्ष्यों के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किसके साथ, दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टाटा IPL 2022 का अधिकारी भागीदारी बन गया है। तो अगर बात करें टाटा IPL कब 2022 का अधिकारी भागीदार कौन बन गया है, तो दोस्तों रुपे, याद रखिएगा रुपे टाटा IPL 2022 का अधिकारी भागीदार बन गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स किसके द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स ये दोस्तों एक फसलों की बैक्टीरिया या फंगल बीमारी से बचाने के लिए एक रासायनिक आधारित कीटनाशक बनाया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, दोस्तों IIT कानपुर के द्वारा ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उज्जैन में कुल कितने दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों उज्जैन में टोटल कितने दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है उज्जैन में, तो दोस्तों 11.71 लाख दियों को जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। अगर दोस्तों और डिटेल की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दोस्तों 10 मिनट में, दोस्तों याद रखिएगा 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जला के गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। और दोस्तों इससे पहले 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी 9.41 लाख दिए जला के पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, याद रखिएगा। इससे पहले का रिकॉर्ड जो कि अयोध्या का रिकॉर्ड था दोस्तों 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 9.41 लाख दिए जलाए गए थे, जिसका पिछला रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 10 मिनट में सिर्फ 11.71 लाख मिट्टी के दिए जला के नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों याद रखिएगा ये भी रिकॉर्ड डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। आज दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो जाती है। और राज्यपाल की बात करें कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो मंगू भाई सी पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पे है। हर बात के सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पे पहुंच गया है। तो दोस्तों भारत की रैंक 120 है। याद रखिएगा, भारत 120वें स्थान पे पहुंच गया है सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगर दोस्तों इसमें टॉप 5 देशों की बात करें तो इस रैंकिंग में शीर्ष 5 देशों की फिनलैंड नंबर 1 पे रहा। दोस्तों याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों फिनलैंड नंबर 1 पे रहा। दूसरे देश पे स्वीडन रहा। तीसरे पे दोस्तों डेनमार्क, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे बेल्जियम देश रहा। अगर दोस्तों लास्ट की बात करें, लास्ट पे कौन सा देश रहा, तो दोस्तों लास्ट पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा देश रहा। अगर दोस्तों बात करें और डिटेल किसमें, तो दोस्तों इसमें टोटल 7 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापा जाता है। दोस्तों ये टोटल 7 सतत विकास के लक्ष्य होते हैं जिनसे देशों की कुल प्रगति को माप के उसकी रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों इसमें से पहला लक्ष्य होता है कि देश में कोई गरीबी ना हो, शून्य भूखा हो और अच्छी स्वास्थ्य और कल्याण व्यवस्था हो देश की, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और दोस्तों लैंगिक समानता देश में, और स्वच्छ जल और स्वच्छता, वाहिनी स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे, असमानता कम करना, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार खपत और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और भूमि पर जीवन, और शांति और न्याय मजबूती संस्थाएं, और 7वां लक्ष्य है दोस्तों की लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी। दोस्तों ये सभी लक्ष्य हो जाते हैं सतत विकास के, जिसमें देशों की रैंक मापी जाती है इन्हीं सभी लक्ष्यों के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक लेखक जयप्रकाश चौकसी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से था। जयप्रकाश चौकसी जी की बात करें दोस्तों, ये फिल्म निर्माता, शिक्षक, समीक्षक और लेखक थे। दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंध है, इनका संबंध किस राज्य से था। दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से था। याद रखिएगा किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश राज्य से इनका संबंध था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, तो यह दोस्तों 4 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें डिटेल में बात करें तो दोस्तों इसकी थीम 2022 की भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2022 की थीम क्या रही दोस्तों, तो युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। ये 2022 की थीम हो जाती है, इसको याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप इसके एग्जाम में डेट के साथ साथ दोस्तों थीम भी पूछी जाती है। अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें 4 मार्च ये क्यों मनाया जाता है 4 मार्च को, तो दोस्तों इसी दिन एनएससी की स्थापना की गई थी 1966 में। श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 4 मार्च को यह एनएसडी मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो 1972 में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की बात करें तो 19 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई। और सुरक्षा परिषद के प्रमुख की बात करें कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो अजीत कुमार डोभाल जी इस सुरक्षा परिषद के प्रमुख हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था। और दोस्तों बात करें शेन वॉर्न की, इनका हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। दोस्तों इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से था। किस देश से, तो ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों इनसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर इनकी कैरियर की बात करें तो दोस्तों इनका कैरियर 1992 से 2007 तक था। याद रखिएगा 1992 से 2007 तक इनका कैरियर रहा। 15 सालों तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए योगदान दिया। और दोस्तों 145 टेस्टों में 708 विकेट लेने का भी इनके नाम रिकॉर्ड रहा। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले कौन रहे, तो शेन वॉर्न ही रहे। 145 टेस्ट मैचों में दोस्तों टोटल 708 विकेट इन्होंने लिए थे। और दोस्तों इन्होंने 1999 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप विजेता भी थे। याद रखिएगा 1999 के ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप विजेता शेन वॉर्न रहे थे। और 2013 में दोस्तों इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम का शामिल भी किया गया था। याद रखिएगा ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेन वॉर्न को 2013 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में उन्होंने एक संस्करण भी जीता था, राजस्थान रॉयल का आईपीएल संस्करण भी जीता था कप्तान के तौर पे। अब दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अगर बात करें आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन 2022 का कहाँ किया जा रहा है तो दोस्तों न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। याद रखिएगा न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ है। याद रखिएगा 4 मार्च 2022 से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों बात करें इसमें फाइनल मैच कहाँ पे होगा, ये सभी डिसाइड हो गए हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इससे आपसे एग्जाम में पूछा था कि फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, दोस्तों हैगल ओवल स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें टोटल कितनी देश की टीमों ने हिस्सा लिया है, तो दोस्तों इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़, टोटल 8 टीमों ने भाग ले रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। तो दोस्तों ये थे आज 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। तो सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।